हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक क्लासिकल कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द टीयर्स ऑफ हेवन। ये क्लासिक रोमांटिक ड्रामा है, आई होप आपको ये काफी पसंद आएगा। तो इसी के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है एक जापानीज लड़की को जिसका नाम है हाना, जो कि हमारी मेन लीड एक्ट्रेस है। ये काफी ब्यूटीफुल लड़की होती है जो कि अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश देखना चाहती है। हमें पता चलता है कि जब ये 8 साल की थी तब इसके पापा की मौत हो गई थी, जिसके बाद इसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी एक कोरियन मैन से, और ये जान के वो अपने मॉम के लिए काफी खुश भी होती है। और फिर उसे पता चलता है कि उसके स्टेप डैड का एक लड़का भी है जिसे वो अपने साथ जापान ले आए हैं उनके साथ रहने के लिए, जिसका नाम है युनसू। क्योंकि हाना जापान से थी तो उसे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती थी, पर फिर भी वो लगातार कोशिश करती है अपने स्टेप डैड और स्टेप ब्रदर के लिए ये लैंग्वेज सीखने की। तो जब पहली बार वो युनसू से मिलती है तो वो उसे डिक्शनरी से देख के कुछ कोरियन वर्ड्स बोलती है और वो उससे मिलके काफी खुश होती है। वहीं दूसरी ओर युनसू शूज नहीं पहने हैं और वो ठंडी बर्फ पे खड़ा हुआ है। हाना उसे वापस देख के मुस्कुराती है, जबकि उसे नहीं पता होता है कि उसकी ये मुस्कुराहट युनसू को दोबारा से जीना सिखा सकती है। एक्चुअली में युनसू शुरू से ही ऐसा नहीं था। जब वो 10 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और ये उसकी लाइफ के लिए काफी गहरा सदमा था। फिर युनसू बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है और हाना भी उसके पीछे पीछे उसके फुटप्रिंट्स पे चलती है। आगे दिखाया जाता है कि कार में युनसू पूरे टाइम हाना को ही देख रहा होता है। फिर कुछ टाइम बाद ये चारों एक फोटो स्टूडियो पहुँचते हैं एक फैमिली फोटो के लिए, और हाना यहाँ पे युनसू का हाथ पकड़ के और उसके कंधे पे सर रखकर एक ग्रुप फोटो खिंचवाती है। हाना इन सारी चीजों से बहुत खुश होती है। हाना अपनी मॉम के साथ एक स्मॉल हॉट स्प्रिंग इन में रहती है जो कि उसकी मॉम का ही था। कुछ टाइम बाद इनके मॉम डैड हनीमून पे जाने लगते हैं, जहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी मॉम अपने फर्स्ट हस्बैंड की बहन पे छोड़ के जाती है, यानी कि हाना की आंट यूको, जिनकी एक बेटी भी होती है। हाना की आंट मॉम को बेफिक्र होकर जाने के लिए कहती है और खुशी खुशी उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। आगे दिखाया जाता है कि आधी रात में जागकर युनसू कुछ ढूंढने लगता है, पर हाना उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सभी लोगों को डिस्टर्ब कर देगा। इस पे युनसू उसे काफी गुस्से के साथ देखता है और फिर डायरेक्ट वहाँ से दरवाजा खोल के बाहर चला जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि युनसू एक्चुअली में वॉशरूम ढूंढ रहा था, और क्योंकि उसे जापानीज नहीं आती है तो उसे नहीं पता चलता कि टॉयलेट कहाँ पे है, और आखिर में उसे बाहर आके ही टॉयलेट करनी पड़ती है। उसे ऐसा करते हुए देख हाना को बहुत ज्यादा हंसी आती है और फिर वो वापस अंदर आके अपने स्टेप ब्रदर की हेल्प करने के लिए वॉशरूम के डोर पे एक कोरियन साइन लगा देती है, जिससे युनसू को वॉशरूम ढूंढने में आसानी हो। पर युनसू ये देख के काफी एम्बैरेस होता है और उस साइन को फाड़ के वहाँ से चला जाता है। क्योंकि अभी भी युनसू हाना से अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, तो हाना ज्यादा कुछ तो नहीं पर उसे हमेशा देख के वार्मली स्माइल जरूर करती थी। एक दिन जब हाना बाइसिकल से स्कूल जा रही थी तो वो युनसू को पैदल स्कूल जाते हुए देखती है और उसे रोक कर बात करने की कोशिश करती है। वो अपनी कोरियन डिक्शनरी निकाल के अपनी टूटी फूटी कोरियन में उसे अपनी बाइसिकल में बैठने के लिए बोलती है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही स्कूल के लिए लेट हो चुका था। पर युनसू उसकी ये बात इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर क्लास में हमें दिखाया जाता है कि युनसू क्लास अटेंड करने की बजाय बाहर स्नो को गिरता हुआ देख रहा होता है और अचानक से बीच क्लास से उठकर वो स्नो की तरफ दौड़ जाता है। ये देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पीछे भागते। ये देखकर हाना टीचर को रोकती है और उन्हें अपनी कोरियन डिक्शनरी देती है ताकि वो युनसू से बात कर पाए, और फिर टीचर उसे यहाँ पे बहुत डांटते हैं पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने स्टेप ब्रदर को ऐसे नंगे पैर बर्फ पे पड़ा देख हाना उसके पास जाती है, उसके पैरों से बर्फ हटाती है और उसे शूज पहनाती है, पर इससे भी युनसू पे कोई फर्क नहीं पड़ता और बस वो उसे घूर रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। हाना अपने हैंकरचीफ से उसके आंसू साफ कर देती है। आगे दिखाया जाता है कि हाना के मॉम एंड डैड हनीमून के लिए निकल जाते हैं, जहां हाना की आंट यू को उनकी पीठ पीछे हॉट स्प्रिंग इन को बेचने का प्लान बनाती है, क्योंकि उन्हें अपने कर्जे जो चुकाने थे। जब हाना घर में एंटर करती है तो वो आंटी को कुछ कागजात चुराते हुए देखती है जो कि घर के और इनके कागजात होते हैं। आंटी यहाँ पे उससे कहती है कि वो सिर्फ इनके कागजात को अच्छे से रख रही है क्योंकि उसे लगता है कि उसके स्टेप डैड ये कागजात चुरा लेंगे और उसकी मॉम के इनको सेल कर देंगे। हाना इस पे कहती है कि उसके स्टेप ब्रदर और डैड ऐसे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाना ने अपने स्टेप डैड को डैड कहा। इससे उसकी आंट काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे काफी बुरी तरीके से पीटने लगती है और उसे कहती है कि ये कभी मत भूलना कि मेरा भाई तुम्हारा असली डैड। वो हाना को मारते हुए हॉल तक ले आती है और ये सब कुछ युनसू देख रहा होता है और उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता और ना कुछ बोलता है। फिर उस दिन से यू को घर का सारा काम हाना से कराने लगती है।
यूको अपनी बिगड़ी हुई बेटी माया के लिए तो लंच बनाती थी, पर हाना के लिए कुछ भी नहीं बनाती थी। और इतना ही नहीं, वो हाना को इनमें सोने भी नहीं देती थी और उसे बाहर निकाल देती थी। और बेचारी हाना को स्टोर रूम में ही रात काटनी पड़ती थी, जहाँ पे वो युनसू का बनाया हुआ एक स्केच देखती है जो कि उसकी गुजर चुकी माँ का होता है। और उस स्केच को देखकर हाना अपनी मॉम को मिस करने लगती है और रोने लगती है। युनसू उसे रोता देख काफी हार्शली उसके टीयर्स वाइप करता है, जिससे पता चलता है कि युनसू कितना भी दिखावा कर ले पर अंदर से उसे हाना की बहुत चिंता होती है। वहीं दूसरी ओर हाना की कजन माया, जो कि यूको आंट की डॉटर होती है, हमेशा हाना को तंग करती रहती है। वो उसे बुली करने का कोई भी चांस नहीं छोड़ती और हाना की फैमिली फोटो को तोड़ने लगती है। पर हाना भी उस फोटो फ्रेम को काफी हार्शली पकड़ लेती है और कैसे भी उसे टूटने से बचा लेती है। ये सब कुछ युनसू देख लेता है और स्कूल के रास्ते में माया के आने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही माया आती है तो वो उसके सामने आके उसकी बाइसिकल में एक लात मारता है और उसकी बाइसिकल छुड़ा के वहाँ से चला जाता है। ये उसका तरीका होता है हाना का रिवेंज लेने का, क्योंकि युनसू किसी से भी बात नहीं करता था तो उसके क्लासमेट्स भी उसे परेशान करते थे। उसके क्लासमेट्स उसे तरह तरह से बुली करते थे, पर वो उन्हें कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। पर जैसे ही उनमें से एक बंदे ने उसके गले में पड़े पेंडेंट को निकाल लिया तो युनसू काफी गुस्से में आके उसका पीछा करने लगता है। और हाना भी ये देख के काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो पेंडेंट उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे उसकी माँ ने ये दिया था। वो अपनी क्लासमेट्स को रोकने की कोशिश करती है, पर उनमें से कोई भी बंदा उसकी बात नहीं मानता है और वो लोग उस नेकलेस को दूर फेंक देते हैं, जो कि बर्फ में खो जाता है। और इससे युनसू काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। ये देख के हाना को काफी बुरा लगता है और वो उससे कई बार सॉरी भी कहती है। वो रोते हुए नेकलेस को ढूंढना शुरू कर देती है, पर ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। पर फिर भी वो गिव अप नहीं करती है और नेकलेस ढूंढ के ही मानती है। और फिर वो दौड़ती हुई काफी खुश होकर युनसू के पास जाती है वो नेकलेस देने के लिए। पर युनसू उसकी हालत देख के काफी बुरा फील करता है और वो नेकलेस लेके वहाँ से भाग जाता है। काफी दिनों बाद हाना की मॉम उससे फोन पे बात करती है और उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, पर वो अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बता पाती है, क्योंकि उसकी आंटी उसके सिर पे जो खड़ी होती है। इतने में ही हाना की मॉम उसे बताती है कि आज युनसू का बर्थडे है और साथ ही में उसकी डिसीज्ड मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी है। और ये सुन के हाना काफी घबरा जाती है और फोन कट करके वहाँ से भागती हुई निकलती है। एक्चुअली में जब युनसू 10 साल का था तब उसकी मॉम खत्म होने के पहले उसे एक मैसेज छोड़ के गई कि वो उससे जल्द ही वापस मिलने आएंगी, और वो भी तब जब स्नो गिर रही होगी। और बेचारी युनसू के लिए गिर रही स्नो उसकी मॉम है, इसलिए वो स्नो में नंगे पैर घूमता है और कई कई घंटे स्नो में पड़ा रहता है। हाना काफी मुश्किलों के बाद उसे ढूंढ ही लेती है और वो स्नो में अकेला खड़ा होता है। वो उसे अकेला देख के काफी इमोशनल फील करती है और उसे जाके पीछे से हक कर लेती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। हाना ने अपने डैड को खोया था तो वो उसका पेन समझ सकती थी। इस मूवमेंट में युनसू भी रिएक्ट करता है और वो पलट के हाना के आंसू पोंछता है और हाना भी उसके आंसू पोंछती है। इस मूवमेंट पे वो दोनों काफी क्लोज होते हैं और यहाँ पे उनके बीच में एक बॉन्ड भी क्रिएट होता है। इसके बाद हाना युनसू को उसके बर्थडे पे ट्रीट देने के लिए ले जाती है और अपने बचाए हुए कुछ चेंजेस से उसे नूडल्स खिलाती है और उसे हैप्पी बर्थडे भी विश करती है। इस मूवमेंट पे युनसू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो रोते हुए नूडल्स खाना शुरू करता है। युनसू, जिसने अपना दिल कई सालों से सबके लिए बंद करके रखा था, फाइनली हाना की सिंपल स्माइल और काइंडनेस से काफी टच्ड था। फिर इसके बाद वो दोनों ही जानबूझ के स्नो में जाके नहा लेते हैं और यहाँ पे पहली बार युनसू स्माइल करता है। फिर जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि घर के दरवाजे बंद थे। हाना माया को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर वो उसकी हेल्प नहीं करती है और इतने में ही युनसू पास में पड़े पत्थर से कांच फोड़ देता है और इसके बाद हाना के साथ रूम में आ जाता है। और हाना को ऐसे बुली होता देख उसे काफी गुस्सा आता है और वो सीधे माया के रूम में जाके उसका सामान फैलाने लगता है। इतना ही नहीं, वो आंट यूको के कमरे में जाकर उन्हें नींद से जगाता है और उनकी चीजें भी यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। फिर इसके बाद वो सीधे हाना के साथ किचन में पहुँचता है और यहाँ पे वो फ्रिज खोल के माया के लिए प्रिपेयर किया हुआ कल का लंच खा लेता है। यूको और आंट उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाती हैं। वो उससे लंच छुड़ाने की कोशिश करती हैं, पर वो उन्हें धक्का मार देता है, जिससे वो लोग जमीन पे गिर जाती हैं और कुछ भी नहीं कर पाती। और फिर उस दिन से भले ही यूको हाना से ज्यादा बात ना करता हो, पर उसकी सारे काम में हेल्प कराता था। फाइनली अपने भाई के साथ घुलने मिलने में हाना काफी खुश थी। हाना एक लौती इंसान थी जो कि युनसू के इतने करीब आई थी
और उसकी कोल्ड हार्टेड पर्सनैलिटी को वार्म पर्सनैलिटी में चेंज किया था। और हाना की वजह से धीरे धीरे युनसू अपनी जिंदगी जीना सीख गया था। एक दिन हाना के स्कूल में रिच गाय की एंट्री होती है जिसका नाम होता है रियो, जो कि एक फॉर्मर सेलिब्रिटी होता है। ये टोक्यो में रहता है और काफी रिच होता है और इसके पीछे लड़कियां पागल हो रही होती हैं। वो चीख चिल्ला रही होती है, पर रियो हाना को पहले से ही जानता था और उसे काफी पसंद भी करता था और हाना भी उसे बहुत पसंद करती थी। वो आते ही हाना से मिलता है और हाना भी इस बात से काफी खुश होती है, पर कोई होता है जो कि इनकी क्लोजनेस देख के जेलस फील करता है। युनसू इन दोनों को साथ में देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। रियो को ऑलरेडी पता होता है कि हाना का एक स्टेप ब्रदर भी है, तो वो युनसू से मिलके उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, ऑफ कोर्स ताकि उसका रास्ता जो क्लियर हो जाए। पर युनसू उसकी तरफ देखता तक नहीं है और हाना को घूर रहा होता है। फिर इसके बाद रियो हाना को घर तक छोड़ने के लिए आता है और बेचारे युनसू ना चाहते हुए भी इन्हें फॉलो करता है। रियो ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद हाना को टोक्यो आने के लिए कहता है। वहाँ वो अपने होटल में उसे जॉब पे रख लेगा, पर हाना उसका ये प्रपोजल रिफ्यूज कर देती है, ये कह के कि वो अपनी मॉम की हेल्प करेगी यहीं पे रह के उनका हॉट स्प्रिंग इन चलाने में। पर फिर भी रियो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम देखो कि टोक्यो कितना ब्यूटीफुल है। फिर वो हाना को डेट पे चलने के लिए पूछता है और हाना भी शायली उसे हाँ कह देती है। उन लोगों को इतना क्लोज देख के युनसू का दिमाग खराब हो जाता है और वो हाना को धक्का दे के वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँच के हाना रियो के लिए एक गिफ्ट प्रिपेयर करती है, पर ये सब देख के युनसू का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो गुस्से में चीज़ें पटक पटक के ये शो करने की कोशिश करता है। पर हाना अपने कपड़े वपड़े पहन के अगले दिन निकलने लगती है तो युनसू उसे रोक लेता है और उस पर बर्फ गिरा के उसके कपड़े खराब कर देता है। फिर हाना चेंज करके बाहर आती है तो युनसू को गार्ड करता हुआ पाती है और उसे देख के वो काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। युनसू भी फुल स्पीड में उसे चेस कर रहा होता है, पर जैसे तैसे बेचारी हाना रियो तक पहुँच ही जाती है और अपने स्टेप ब्रदर को पलट के देखती है जो कि काफी डिसअपॉइंटेड था। वो रियो की गाड़ी में बैठ के निकल जाती है जबकि युनसू उसका गाड़ी का दौड़कर पीछा कर रहा होता है। उसने कोई भी वार्म क्लोथ्स नहीं पहने होते हैं तो हाना को काफी चिंता हो रही होती है और वो बार बार उसे पलट के देख रही होती है और बेचारी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके ब्रदर के साथ प्रॉब्लम क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो हाना को टोक्यो में अपने होटल में लेके आता है जहाँ पे ये दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो हाना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो उसके होटल में आके काम करने लगे, पर हाना यहाँ पे उसे कोई भी क्लियर जवाब नहीं देती है। फिर वो डिनर के बाद उसे टोक्यो का व्यू दिखाने के लिए ले जाने वाला होता है, पर जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वहाँ पे कार के पास वो युनसू को बैठा देखते हैं जो कि ठंड से कांप रहा होता है। हाना उसकी कंडीशन देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि वो जान जाती है कि वो दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे टोक्यो तक आ गया और उसकी प्रेजेंस से इन दोनों की डेट यहीं पे ओवर हो जाती है। हाना रोते हुए वहाँ से निकलने लगती है और वो इस बात से काफी गुस्से में होती है कि युनसू उसे चेस करता हुआ यहाँ तक आ गया और वो युनसू से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे ऑलरेडी पता है कि वो रियो को कितना चाहती है। इसके बाद हाना एक जगह पे बैठ के रोने लगती है जिसपे युनसू उसे पीछे से हग करता है, पर हाना उसकी ग्रिप में काफी स्ट्रगल करती है और युनसू यहाँ पे सरप्राइजिंगली उसे अपनी मॉम का दिया हुआ नेकलेस पहनाता है और ये देख के हाना काफी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे युनसू से फाइनली पहली बार बोलता है और वो कोरियन में उससे यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। हाना तुरंत ही उसके कहे हुए वर्ड्स अपने हाथ में लिख लेती है क्योंकि जब वो घर पहुंचे तो इन वर्ड्स के वो मीनिंग ढूंढ सके। फिर जैसे ही वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले कोरियन डिक्शनरी खोल के उन वर्ड्स की मीनिंग ढूंढती है जिसका मतलब होता है कि ये नेकलेस हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, इस पे ट्रस्ट करना। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि स्कूल में युनसू जो कि काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है रियो को चैलेंज करता है 1-on-1 फाइट में जूडो के लिए, जब रेफरी किसी भी बंदे को भीड़ में से उठने के लिए कहता है और रियो भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है और क्योंकि रियो काफ़ी बड़ा चैंपियन होता है जूडो का तो वो युनसू को काफ़ी बुरी तरीके से पीट देता है, पर युनसू लगातार हार नहीं मानता है और बार बार उठ के खड़ा हो रहा होता है और अपनी हार नहीं मान रहा होता है। ये सब देख के हाना काफ़ी पैनिक हो जाती है और युनसू से ऐसा बार बार करने के लिए मना करती है, पर युनसू हार नहीं मानता है तो हाना उसका दिया हुआ नेकलेस पकड़ के जोर से चिल्लाती है कि मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ये सुन के बंदी की बॉडी में जान आ जाती है और वो दोबारा से खड़ा हो जाता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो लगातार रियो से पिटता ही रहता है और यहाँ पे ऑडियंस भी शॉक्ड होती है और युनसू के लिए चीयर करती है
और फिर रियो भी फाइनली इस मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर देता है क्योंकि वो भी हार नहीं मान रहा था। फिर हाना उसे अपनी बाइसिकल में बिठाल के घर ले जाती है क्योंकि उनसे बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है, तो वो उसे हॉट स्प्रिंग बाथ दिलाती है उसकी इंजरीज और बॉडी को थोड़ा रिलीफ दिलाने के लिए। पर युनसू बैठने तक की हालत में नहीं होता है और उस पानी में ही डूबने लगता है। तो हाना के पास कोई चॉइस नहीं होती है और उसे बाथ टब में जाके उसकी हेल्प करना पड़ता है। और हाना उसे इतने क्लोज देख के काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है और उसके सिर को धक्का मार के दूर करती है। पर वो दोबारा से पानी में सिंक होने लगता है, तो वो दोबारा से उसे वैसी ही पोजीशन में बिठा लेती है। इसके बाद वो युनसू को ऑइंटमेंट लगाने में हेल्प करती है। वो ऐसा करते हुए काफ़ी शाय फील कर रही होती है और वो बिना देखे कभी उसके चेस्ट पे तो कभी उसके कपड़ों पे ही ऑइंटमेंट लगा रही होती है। फिर हाना उसके पैर में भी ऑइंटमेंट लगाती है कुछ बरीज देख के। तभी युनसू जाग जाता है और उसे देखता है, तो हाना उसे उठने में मदद करती है और इस मूवमेंट पे इस दोनों के फेस काफ़ी क्लोज होते हैं और यहाँ पे हाना एकदम लाल टमाटर की तरह हो जाती है। बेहोशी की हालत में युनसू उससे ये कहता है। हाना दोबारा से इसकी मीनिंग नहीं समझ पाती है और वो डिक्शनरी में चेक करती है और यहाँ पे पता चलता है कि युनसू ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारे पैर ठंडे नहीं होंगे तो तुम्हारा दिल ठंडा हो जाएगा। और इसलिए युनसू हमेशा बेयरफुट स्नो पे चलता था क्योंकि उसका मानना था कि अगर उसके पैर ठंडे रहेंगे तो उसका दिल इतना ठंडा नहीं रहेगा और वो एक वार्म हार्टेड पर्सन बन सकेगा। उसी रात स्नोफॉल देखकर हाना अपने रूम की विंडो खोलकर अपने डिजीज्ड फादर को याद करती है और वहीं बाहर बाजू से खड़ा हुआ युनसू भी अपनी डिजीज्ड मॉम को याद कर रहा होता है। उन दोनों के लिए ही उनकी डिजीज्ड मॉम डैड वो स्नो होती है और अचानक से युनसू को वहाँ पे देख के हाना काफ़ी चौंक जाती है और वो विंडो बंद कर लेती है। यहाँ पे युनसू उसे काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमोशन के साथ देखता है और उसके हाथ पे हाथ रख के और ग्लास की दूसरी तरफ से ही उसे फोरहेड पे किस करता है। ये सीन रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी सैड भी होता है। हाना का दिल ये सब देख के काफ़ी ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो सोचती है कि वो स्टेप सिबलिंग्स है और उन दोनों के बीच में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, पर वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती और वो युनसू को धीरे धीरे चाहने लगती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।